इरफ़ान साहब, जब लग रहा था कि सोशल मीडिया में, एंटरटेनमेंट की दुनिया में और सब जगह ज़बान का मसला बन गया है, ज़बान ख़राब हो गई है, बात करने के अंदाज़ में शाइस्तगी चली गई है और लोग बहुत सख्त अंदाज़ अपना चुके हैं। ऐसे में आप मंज़र आम पर गुफ्तगू लेके आ जाते हैं और एक ठंडक की तरह, एक ठंडे फाहे की तरह आपका प्रोग्राम शुरू होता है गुफ्तगू। आपको कभी एप्रीहेंशन था कि ये लॉन्ग फॉर्म और बहुत आहिस्ता से, आराम से, पुरसुकून तरीके से बात करना लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? वो एक दिलचस्प सवाल है और मैं भी अब अगर मुड़कर देखता हूँ, तो उसमें कौन-सी चीज़ है जो मुझे एक हौसला, ताकत, एक सहारा देती है। कोई चीज़ आप अपनी ज़िद से शुरू करें, ज़िद का मतलब आप एक नौकरी कर रहे हों, आपको एक काम दे दिया जाए, तो आपके पास ये चॉइस होती है कि आप चाहें तो आधे घंटे का एक शो बनाकर ऑफ़िस को जमा कर दें और आपकी सैलरी जस्टिफ़ाई हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी काम को करते हुए उसमें अपना एक कोई पर्सनल टच देना चाहते हैं और तब तो और भी कि जब आप ज़माने को देख रहे हों और एक दौर आपकी नज़रों से खुद गुज़रा हो और उस दौर से आप खुद लुत्फ़अंदोज़ हुए हों, खुद आप एनरिच हुए हों इन मेनी टर्म्स, तो आपको लगता है कि इतना सब कुछ तो आपने लिया अपनी अपने होश सँभालने के बाद और ज़िंदगी के सफ़र पर निकलने तक आपने इतना कुछ तो लिया। अब तो लौटाने का भी तो वक़्त है, जो कुछ आपने अपने बड़ों से सीखा, आपने जो भी एक्सपर्टीज़ हासिल की, वो तो कोई आप कोई रेशम के कीड़े तो हैं नहीं कि आपने अपने अंदर से रेशम पैदा किया। आपके ऊपर ये सारे बाहर के असरात हैं जो आपको आप बनाते हैं। तो ये सवाल ज़हन में आता है कि ये कहकर कोई नहीं निकल सकता कि आजकल ऐसा होता है। आजकल ऐसा होता होगा, लेकिन फिर आपका रोल क्या है? क्या आप अ, हवा के साथ ही बहना चाहेंगे? तो जब ये बात आई ये इस शो का जब कॉन्सेप्ट आया, तब उसके साथ ये भी था कि जब ये अगर बातें होंगी तो ज़ाहिर है बातें किसी ज़बान में होंगी और एक ज़बान वो है जो मुझे अपने सोसाइटी से, अपनी फैमिली से और अपने एफ़र्ट से जिसको मैंने अपनाया। आपके इर्द-गिर्द बहुत तरह के एक्सप्रेशन की इडियम्स और लैंग्वेजेज़ होती हैं और तरीक़ा होता है कहने का। लेकिन आप अपनी पसंद का कुछ चुनते हैं या आप उसमें से वो चुन लेते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो जब मैं ये देखूँगा कि मेरे पैमाने पर चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, जो एक्सपेक्टेशंस मेरी हैं वो हो रही हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रही हैं तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसको करूँ। तब ये समझिए कि चूँकि मेरी पैदाइश एक ऐसी जगह पर हुई जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक मिनी हिंदुस्तान की तरह है, एक इंडस्ट्रियल कॉलोनी। और इंडस्ट्रियल कॉलोनीज़ में जो भी पैदा हुए बच्चे हैं, उनके साथ ये एक ख़ास बात है कि वो अपने साथ एक ख़ास तरह की टोनैलिटी, एक ख़ास तरह की कल्चरल आइडेंटिटी, एक ख़ास तरह की मतलब उसमें वैसा स्टीरियोटाइपिंग उसको करना मुश्किल है। यानी आप अपने ऊपर इतनी तरह के असर पड़ने देते हैं और उसमें से आप एक ख़ास इंसान बनकर उभर कर सामने आते हैं। खुद हमारे टेलीविज़न के जो हमारे फ़ेलो प्रोफ़ेशनल्स थे, उन्होंने इंटरव्यूइंग को एक दर्जा नीचे गिराया, मैं कहूँगा। अ, और इसका जो कोर पर्पस है, उसको डिफ़ीट किया। उसमें ये सब लोग मैं कहूँगा, हमारे साथी, पार्टनर्स इन क्राइम कहे जाएँगे, जिन्होंने अपने चैनल के मैंडेट को, अपने मालिकों के इंटरेस्ट को, खुद अपने पेटी इंटरेस्ट को अपने गेस्ट के मुंह में डालने की कोशिश की और कॉन्वर्सेशन को एक ट्रिविलाइजिंग, सेंसेशनलाइजिंग एक कंटेंट बनाया।
जिससे वो डिस्क्रेडिट हुआ। बड़ी तादाद में लोगों ने इंटरव्यूज़ में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। और तब ये भी है हुआ कि जो बड़े मीडिया हाउसेस थे, उनमें भी इस तरह के शोज़ थे, लेकिन इस एक शो की ज़रूरत है, ये बात शो शुरू होने के 6 महीने के अंदर जो फीडबैक्स आने लगे, उससे मुझे बहुत भरोसा मिला। वो क्या भरोसा मिला और वो क्या फीडबैक्स आ रहे थे, इसके बारे में शायद अगले सवाल के जवाब में हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे। जी, तो मुझे ये पूछना है, जब गुफ्तगू आपने शुरू किया तब स्मार्टफ़ोन सबके हाथ में नहीं था, यानी कि यूट्यूब के ज़रिए तो नहीं। तो राज्यसभा टीवी पर क्या इतना लंबा शो सिंगल गो में देखने वालों की तादाद इतनी थी कि आपको इतना अच्छा फ़ीडबैक मिला? हाँ, वैसे ये कह सकते हैं आप कि यूट्यूब आ गया था और पहली बार कोई पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ये तय कर रहा था कि हमारे सैटेलाइट पर जो प्रोग्राम जाएगा, वो अगले ही घंटे या अगले ही मिनट वो यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप अपने यहाँ भारत में देखें, तो दूरदर्शन सबसे बड़ा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर रहा। फिर उसके बाद अ, लोकसभा टीवी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर रहा, फिर राज्यसभा टीवी। ये तो आप जानती हैं कि राज्यसभा टीवी का लोकसभा टीवी के साथ कोई रिश्ता नहीं था, जी, उसका दूरदर्शन के साथ कोई रिश्ता नहीं था, मिनिस्ट्री आईएनबी प्रसार भारती के साथ भी कोई रिश्ता नहीं था। इस तरह से ये 3 मेजर प्लेयर्स पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स थे। लेकिन इनमें से 2 जिनके नाम मैंने पहले लिए, दूरदर्शन और लोकसभा टीवी, उनके पास यूट्यूब को लेकर ऐसी क्लियर कट पॉलिसी नहीं थी कि यूट्यूब पर कंटेंट फ़ौरन अपलोड किया जाएगा, जो आज भी नहीं होता है। मैं कहूँगा लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी मर्ज होने के बाद तो चूँकि राज्यसभा वाली पॉलिसी वहाँ चलती है, तो कह सकते हैं कि वहाँ हो रहा होगा। मुझे अभी मैं अपडेटेड नहीं हूँ कि लोकसभा टीवी के प्रोग्राम क्या बन रहे हैं, क्या वो यूट्यूब पर आ रहे हैं कि नहीं। लेकिन दूरदर्शन में तो आज भी बहुत सा कंटेंट है जो साइमल्टेनियसली सैटेलाइट के साथ-साथ यूट्यूब पर नहीं नहीं जाता। आता। और अब यूज़र बिहेवियर ऑलमोस्ट बदल गया इन बीते 10-15 वर्षों में। जैसे ख़ास तौर पर चाहे वो अ, इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी हो या वीडियो ऑन डिमांड हो या ओटीटी बाद में, अब यूज़र इसका मोहताज नहीं है कि आप कहें कि रात को 8:30 बजे शो आएगा और वो 8:30 बजे रिमोट लेकर बैठ जाएँ। अभी सभी लोग जित जो भी कंटेंट जनरेटर्स हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं, वो सब लोग साइमल्टेनियसली डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर अपना कंटेंट ऑफ़र कर रहे हैं और लोग अपनी सहूलत के हिसाब से उसे बैक एंड फ़ोर्थ जाकर देख रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, सेव प्लेलिस्ट बनाकर रख रहे हैं। यूज़र बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया। शुरू में ये ज़रूर हुआ कि चूँकि मेरे पास स्लॉट आधे घंटे का ही था। ये किस सन की बात है जब आपने गुफ्तगू शुरू किया? हाँ, जब ये राज्यसभा टीवी शुरू हुआ 2011, जब राज्यसभा टीवी शुरू हुआ तभी गुफ्तगू एंटिटी तभी से शुरू हुई। उससे पहले मैं लॉन्ग फॉर्म कर रहा था, अलग-अलग दूसरे चैनल्स पे कर रहा था। जैसे कि मन्ना डे के साथ मैंने जो इंटरव्यू किया, बहुत लंबा 2 ढाई घंटे लंबा इंटरव्यू है, वो दूरदर्शन के लिए किया था और वो शायद 2004-5 की बात है या उससे पहले जो भी बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ किया हो, पंडित वीजी जोग के साथ किया हो। ये जो भी किए वो डिजिटल एज से पहले की बातें हैं। हालाँकि लॉन्ग फॉर्म तब भी मेरा हमेशा से उसमें फ़ेथ है लॉन्ग फॉर्म में, क्योंकि एक आदमी 40 साल, 50 साल एक पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन को परस्यू कर रहा है। उसकी जर्नी को आप 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, मैं कहता हूँ आधा घंटा में कैसे समेट सकते हैं? अभी तो वो कहानी शुरू ही हुई होती है, करीब समझिए 15वें मिनट पर वो अपनी उम्र के कोई 15 साल के आसपास पहुंचा होता है, अगर आप प्रोसेसेस को समझना चाहें तो, जिसे कहते हैं कि सचमुच समझना चाहें। अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन इनकर करना चाहें, तो वो एक अलग बात है कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपने कुछ जिसे कहते हैं कि भेड़ में से यहाँ से ऊन, वहाँ से ऊन काट करके निकाल लिया। उसमें कोई डॉट्स कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी आप अपने व्यूअर को नहीं देते। जबकि एक लंबी कहानी जो प्रोसेसेस को एस्टैब्लिश करे, जो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इस बात को समझने में मदद करे किसी की, वो होगी लंबी बातचीत के ज़रिए ही होगी।
तो मैं वही बता रहा था कि शुरू में आधे घंटे वाले स्लॉट में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि कई ऐसे भी गेस्ट हैं जो इस तरह अपनी बातचीत रखते हैं जिनमें वो एक रिले की तरह होता है कि आप अगर उसमें कहीं पंक्चुएशन ढूंढना चाहें तो नहीं मिलेगा। एक कहानी दूसरी कहानी के साथ, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ इस तरह इंटरवोवन होता है कि आपके पास काट कर उसे 28-29 मिनट में प्रोड्यूस करना मुश्किल काम होता है। फिर वो बहुत उसमें मेजर जर्क्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ व्यूइंग भी, और इन टर्म्स ऑफ कंटेंट जंप भी बहुत आते हैं। तो फिर हम लोगों ने ये तय किया कि एक बेशक ऐसा कटा-पिटा सा एक प्रोग्राम तो हम एयर पर डाल दें, मतलब टेलीकास्ट बैंड पे, वही आधे घंटे का, और जो अनएडिटेड पूरा प्रोग्राम है, वो हम यूट्यूब पे डाल दें। अब ये जो अनएडिटेड है, लोग पूछते हैं कि कोई शो आपका 1.5 घंटे का, कोई 2 घंटे का, कोई 2.5 घंटे का, ये इतना वैरी क्यों करता है? तो उसका सीधा जवाब ये है कि जो हमारे सामने गेस्ट बैठा हुआ, उसके पास कितना वक़्त है और कितना मवाद है उसके पास, कितना आर्टिकुलेशन भी कितना है। हो सकता है कि कोई एक बहुत सीज़न्ड प्रैक्टिशनर अपनी बातों को उस ढंग से आर्टिकुलेट ना कर सके, उसके पास वो भाषा ना हो अपनी बात को कहने के लिए। तो एज़ अ होस्ट आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप इस बात की रिस्पेक्ट करें। कोशिश करें कि कितनी दूर तक आप उससे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये तो आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन आप इस तरह उसको एम्बैरेसिंग सिचुएशन में ना डालें कि वो ऐसा बरामद हो कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद वो चुप हो जा रहा है। तो व्यूअर को भी लगेगा कि आपका गेस्ट जो है वो कहीं फ़ेल हो रहा है। तो ये उसकी कमज़ोरी की लाज रखना भी एज़ अ होस्ट हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ख़ैर, आपका जो सवाल था कि यूट्यूब पर इसी वजह से ये जो एडिटेड वर्ज़न है, ये बहुत सैटिस्फाइंग नहीं था, और बाद में फिर हमारे जो ऑडियंस भी यूट्यूब पर ही जाकर देखने लगे। और फिर मुझे ऐसे बच्चे भी मिलते थे, पता चला कि आईटी प्रोफ़ेशनल्स हैं, या कोई अ, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ और हायर स्टडीज़ के लिए आए हुए हैं। तो जब भी वो मिलेंगे, सर हम लोगों ने ये 5 लोग हम लोग साथ में रहते हैं, और अलग-अलग सबके वीकली ऑफ हैं, तो हम लोग डाउनलोड करके रखे हुए हैं। इस हफ्ते हम लोग वीकेंड में एक साथ बैठ के 4 एपिसोड, 5 एपिसोड वो करके देखेंगे। तो वही मैं सोच कहता हूँ, मुझसे लोग कहते हैं कि यूट्यूब पर जो भी कंटेंट है, वो कई बार अगर यूट्यूब मान लीजिए किसी वजह से डाउन हो जाए या पॉलिसी बदल दे और सारा कंटेंट कहाँ है? हमने कहा हमारे पास तो फ़ौज है जो उसको रिपॉजिटरी बना के रखे हुए हैं। किसी न किसी के पास इस पूरे लेंथ एंड ब्रेड्थ में जो कंट्री है, वो फिर डायस्पोरा में, सबके पास कहीं न कहीं एक फ़ोल्डर है जिसमें उनके पसंद के गुफ्तगू एपिसोड्स डाउनलोड करके, रिस्टोर करके रखे हुए हैं। आपने डायस्पोरा का ज़िक्र किया और मैं इस पर बाद में आती, लेकिन अब कह देती हूँ। मेरी एक दोस्त हैं और वो बहुत पसंद करती हैं गुफ्तगू के सभी पिछला भी देख रही हैं, और इट इज़ लाइक फॉर हर कि किसी के घर में दाखिल होना और उनके घर में बैठ कर के उनके साथ बात और उस दुनिया का हिस्सा हो जाना, उस पूरे उनके सिस्टम का हिस्सा हो जाना। तो ये उनको उनकी जो अमेरिकन रियलिटी है या जो नॉन इंडियन रियलिटी, उससे निकाल कर के हिंदुस्तान के किसी घर में ले जाता है। तो ये तो जो आपकी दोस्त हैं, वो अगर इस वक़्त देख रही हैं इस शो को, तो उनको हम दोनों मिलके उनको सलाम भेजते हैं, और उनका नाम उम्मीद सीमा है। सीमा, तो सीमा उम्मीद है कि अपने इस ज़िक्र को यहाँ सुनकर खुश हो रही होंगी कि वो हमारे फैमिली का हिस्सा हैं। जी, 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 जी। बहुत पसंद करती हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो हिंदुस्तान से जुड़े रहना चाहते हैं, तो उनके लिए यही तरीक़े हैं।